हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट टॉपिक और जो आपकी बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जिसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो ये जो टॉपिक है आज इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे कि क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आखिर हैं क्या। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अंतःविषय उपागम पर विस्तृत लेख लिखिए या फिर अंतःविषय उपागम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, अंतःविषय उपागम की विशेषता, आवश्यकता या फिर महत्व की विवेचना कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, इसके मेरिट, डिमेरिट्स, तो वो सब देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट डिसिप्लिन अप्रोच है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है अंतःविषय उपागम की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है क्या। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है जब कई सारे डिसिप्लिन को मिलाकर एक डिसिप्लिन अलग से बनाया जाता है और उसको हम स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या फिर अप्रोच। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आगे चलकर एक अलग ही डिसिप्लिन या फिर एक अलग ही सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब 10th क्लास तक हम साइंस पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं साइंस में, जैसे उसमें केमिस्ट्री भी होता है, उसमें बायो भी होता है, उसमें आप जूलॉजी भी पढ़ते हो। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ते हो एक ही सब्जेक्ट में, उसको कहा जाता है साइंस। ठीक है, तो आगे चलकर जब वही सब्जेक्ट अलग से अपना डिसिप्लिन या फिर अलग से अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, अलग से उनका एक अस्तित्व होता है। जैसे केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो जाता है आपका, जो आपका बायोलॉजिकल है वो आपका अलग हो जाता है, लेकिन 10th तक आप उसको एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हो, वो होता है साइंस। और दूसरा एग्जांपल्स आप सोशल साइंस का ले सकते हो, आपका सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री भी आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस आप उसमें पढ़ते हो और उसके बाद आप पढ़ते हो ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद जब आप हायर एजुकेशंस में जाते हो 11th 12th के बाद, जब आप बीए करते हो या फिर अदर कोई कोर्स करते हो, तो वहाँ पर आप इन सब्जेक्ट को अलग से पढ़ते हो क्योंकि ये सब्जेक्ट एक अलग रूप धारण कर लेते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। या फिर आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, अगर हायर एजुकेशन में हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जैसे आप अभी लगा लीजिए, अभी आप क्या करो, बीएड कर रहे हो, तो बीएड के अंदर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो अपने ही रूप में अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। जैसे साइकोलॉजी आप पढ़ते हो एजुकेशन में, वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो मिलकर एक अलग डिसिप्लिन का निर्माण करते हैं या फिर अलग जो सब्जेक्ट होता है उसका निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अंतःविषयक या फिर अंतःविषयक विषय से अभिप्राय दो या दो से अधिक अकादमिक, वैज्ञानिक या फिर कलात्मक विषयों का आपस में सम्मिलित होना, अर्थात विभिन्न विषयों के मध्य अंतर संबंध स्थापित होना। इसके तहत विस्तृत स्तर पर प्रैक्टिकल या फिर प्रासंगिक विषयों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित कर छात्रों को आवश्यक विषयों या फिर समाज का एक साथ अधिगम कराया जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब जब आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अंतःविषयक उपागम, छात्रों को विषयों को अधिक गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए जिज्ञासु बनाती हैं। इसमें वे विषय का ज्ञान एकांकी रूप
से नहीं प्राप्त हो कर सकते, बल्कि वे उसके व्यवहार पक्ष को भी समझते हैं। इसमें केवल कला वर्ग और साहित्य विषय नहीं आते, बल्कि विज्ञान वर्ग के विषयों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। मतलब सिर्फ आर्ट से संबंधित, यहाँ पर जो कला से संबंधित विषय सिर्फ वही नहीं आते, साइंस के जो सब्जेक्ट है उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके बारे में और भी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन है, ठीक है, पहले तो आप मीनिंग बताओगे, इसका कॉन्सेप्ट आप बताओगे, उसके बाद आप डेफिनेशन बताओगे। तो डेफिनेशन है जूली थॉमसन क्लिन की, ठीक है। ये कहते हैं इस अवधारणा की जड़ में बहुत से विचार स्थित हैं जो परस्पर वार्तालाप के द्वारा समझ में आ रहे हैं। ये विचार जो सर्वकालिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, विषयों के मिश्रण एवं ज्ञान के एकीकरण पर आधारित होते हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी उदारवादी मानवीय परियोजना से अंतःविषय सम्मिलित होता है। इतिहास बताता है कि 17वीं शताब्दी में भाषिक अर्थशास्त्र, प्रबंधन, नैतिकता, कानून, दर्शन, राजनीति आदि में एक सार्वभौमिक व्यवस्था का निर्माण हुआ था। मतलब सबसे पहले जो हिस्ट्री जब आप उठाकर देखोगे, जो फिलोसफिकल है, जो फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, तो पहले जो बच्चों को नॉलेज दी जाती थी, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये तो अभी डेवलप हुआ है कि एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें से निकाल कर अलग सब्जेक्ट हम बना देते, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट, एक ही डिसिप्लिन बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, अगर इससे आप स्टडी करना चाहते हो तो, ओके। और उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ओके। तो फर्स्ट है अंतःविषयोपागम छात्रों में जिज्ञासा प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब एक ही सब्जेक्ट में हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी स्टूडेंट्स में उस सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा उत्पन्न हो जाए। एसएस में जब आप पढ़ते हो तो ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल होती है और हिस्ट्री होती है। तो कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, ज्योग्राफी उसको ज़्यादा पसंद आती है, तो ज्योग्राफी के बारे में जानना जिज्ञासु होता है, वो उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देता है कि ज्योग्राफी में आखिर क्या क्या होते हैं, डीपली स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे चलकर अपना अलग से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, हिस्ट्री के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। अब कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चुनौती ऐसी आती है, अगर कोई टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको कैसे सोल्व आउट करें, उनके बारे में कहाँ से खोजना है, कौन कौन सी बुक रीड करनी है, इसके बारे में भी बताती है, समझ होती है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद छात्रों को बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का विकास करती हैं। छात्रों को व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। छात्रों को विषय क्षेत्रों और विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाता है। छात्रों को अधिगम जीवन और काम के लिए कौशल के विकास में सहायता प्रदान करता है। एक साथ विभिन्न विषयों और अंतःविषयक संबंधों को समझने में सक्षम बनाता है। छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को भी बढ़ावा प्रदान करता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया इसका, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इजी सी हैं, वो भी आपको समझ हो गई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का जो भी प्रोसेस होता है या फिर आगे के जितने भी टॉपिक होते हैं इस क्वेश्चन से रिलेट करके, वो आपको आसानी से समझ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नीड्स और इम्पोर्टेंस की, कि नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, ठीक है। तो अंतःविषय ज्ञान की आवश्यकता ज्ञान के विस्तार के कारण बढ़ गई है। वर्तमान शैक्षणिक विषयों या फिर व्यवसायिक के अंतर्विषय ज्ञान सम्मिलित होते हैं। नया ज्ञान कोई नवीन वस्तु नहीं है, यह तो वह उभरता हुआ विषयगत वर्ग होता है। जीवन में व्यक्ति बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है। प्रश्न यह है कि क्या नया ज्ञान इन चुनौतियों से लड़ने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाता है या फिर नहीं, क्या यह ज्ञान चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त है। ये सब आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये इसकी नीड्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद आप लिखोगे, एक सेकेंड, मौजूदा विषयगत पहलुओं के साथ
एवं उपलब्ध ज्ञान की सहायता से इन उभरती चुनौतियों को शायद पूरा नहीं किया जा सकता और इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को एक नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो ज्ञान बच्चे के पास है या फिर जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, अगर उसके पास जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है या फिर उस नॉलेज के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में वो डीपली स्टडी करना चाहता है, तो उसको नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसको रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचूं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है। यहाँ पर हेडिंग भी दी गई है। रचनात्मक को अक्सर अंतर्विषय ज्ञान की आवश्यकता होती है। अप्रवासी अक्सर अपने नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अध्ययन विषय अक्सर त्रुटियों को दोहराते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक विषयों से परिचित लोगों द्वारा अच्छे से पता लगाया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी एडवांटेज दी गई हैं, इसके क्या लाभ हैं इंटरडिसिप्लिन अप्रोच के। एक दो बता देती हूँ मैं आपको। इंटरडिसिप्लिन अप्रोच के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण छात्रों को उनके लिए समझ बनाने वाले पाठ्यक्रम को चुनकर अपने स्वयं के अंतर्विषय मार्ग का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए साहित्य, कला और इतिहास या विज्ञान और गणित में अनुशासनात्मक सीमाओं को पार करने वाला विषय ढूंढकर बहुत मुश्किल नहीं है। विषयों को अंतर्विषय रूप में अध्ययन करना विषयों को एक साथ विचार लाने का एक तरीका है जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक सार्थक तरीके से सीखा जा सकता है। यह छात्रों को अपने स्वयं के विषयों का चयन करने की इजाज़त देता है और जब वे अलग अलग विषयों में वे सीख रहे हैं के बीच संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं तो उनकी शिक्षा गहराई से होती है। अब देखिए, जब कोई स्टूडेंट है और एक सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी जो अलग से डिसिप्लिन है या अलग से जो सब्जेक्ट है उसके बारे में सोचने की या फिर समझने की, रिसर्च करने की, उसके बारे में जानने की। ठीक है, तो वो आगे चलकर अपने विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है। जैसे 11th के बाद बच्चे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे साइंस साइड लेनी है, मुझे आर्ट लेना है, और आर्ट लेना है तो आर्ट में भी कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे को फ्रीडम होती है आगे चलकर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की। ठीक है, उसके बाद छात्रों को बहुत प्रेरित किया जाता है क्योंकि उनके पास उन विषयों का पीछा करने में जो निहित स्वार्थ होता है, जो उनके लिए दिलचस्प होते हैं, मतलब जो उनके लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं, उनको वो आगे चलकर सेलेक्ट कर सके। ये बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, ये इसकी एक एडवांटेज है। ठीक है, सामग्री अक्सर जीवन के अनुभवों में निहित होती है जो सीखने के लिए एक प्रामाणिक उद्देश्य होती है और इससे एक वास्तविक दुनिया के संदर्भ से जोड़ती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, छात्र अधिक गहराई से विषयों को सीखते हैं क्योंकि वे एक साथ कई और विविध दृष्टिकोण पर विचार कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, छात्र कई दृष्टिकोणों के विचारों से संश्लेषण करके नए ज्ञान प्राप्त करने के एक वैकल्पिक तरीका सीखते हैं सीखते हुए सीखना शुरू करते हैं। बहुत सारे विकल्प होते हैं बच्चों के पास कि आगे चलकर आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो कुछ ये हैं, आप पढ़ लेना। उसके बाद जो इसके हानियाँ, जो इसके बैरियर्स हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, वो क्या हैं। फर्स्ट है, अंतर्विषय अनुसंधानों के अधिकांश सहभागी परंपरागत अध्ययन विषयों से प्रशिक्षित होते हैं। वे विभिन्न विधियां और यथार्थ चित्रण को समझ नहीं सकते हैं। एक अंतर्विषय कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके सदस्य एक अध्ययन विषय को जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। इस प्रकार उनमें अपने परंपरागत अध्ययन विषयों के प्रति कठोरता अभिवृद्धि होती है। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं होगी कि मुझे क्या आगे चलकर सिलेक्ट करना है, अगर उनको नहीं बताया जाएगा तो ये भी एक बाधा हो सकता है। वो जो उनका इंटरेस्ट है उनसे हटकर या फिर जो बच्चे आगे चलकर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट ना कर पाए अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, अगर उनको प्रॉपर गाइड ना किया जाए तो। ठीक है, दूसरी ओर यदि लोग अपने परंपरागत अध्ययन विषय वर्ग के साथ यथार्थ एवं स्पष्ट चित्रण रखते हैं तो वे कम कठोर होते हैं तथा उनमें लचीलापन की प्रवृत्ति होती है। तभी अंतर्विषय के कार्य में वे देख पाते हैं और उससे अभिप्रेरित हो पाते हैं। यह विश्वास एक बाधा है जो अंतर्विषय कार्यों के रास्ते में रुकावट है। अंतर्विषय अनुसंधानकर्ता के लिए
अपने अनुसंधान कार्य को करना एक कठिन अनुभव होता है। अंतःविषय अनुसंधानों में अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार का वादा नहीं करते हैं क्योंकि ये प्राप्त परिणामों से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आगे चलकर किसी फील्ड में या फिर आगे चलकर उनका कोई स्कोप ही नहीं होता और वो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो काफ़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को सामना उसका करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ बैरियर्स हैं, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, अब आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन को ऐड किया जाता है तभी जाकर मल्टी डिसिप्लिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर काम नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन के जो विशेषज्ञ होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं और उस समस्या को हल कैसे किया जाता है उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो मल्टीपल जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं उनको ऐड नहीं किया जाता, बल्कि उनके विशेषज्ञ जो होते हैं जो अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं, अपने सब्जेक्ट में जिसको मास्टरी हासिल है, वो मिलकर बहुत सारे सब्जेक्ट किसी प्रॉब्लम के प्रति उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मैथ का टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, या फिर कोई हिस्ट्री का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, तो बहुत सारे टीचर मिलकर जो अलग अलग फील्ड में अपनी अलग अलग फील्ड में विशेषज्ञ हैं वे सब मिलकर किसी समस्या के प्रति किसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिन का ज्ञान एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों का संयुक्त संगठन है। यह परियोजना विभिन्न शैक्षिक विषयों या फिर व्यवसायों के लिए बनाई जाती है। इसमें सभी लोग एक साथ एक सामान्य चुनौती से जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं जुड़े हुए, बल्कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने व्यूज़ देते हैं। ठीक है, बहुविषय व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में एक से अधिक डिग्री रखता है। वह अतिरिक्त समय मतलब ओवर टाइम करता है। मतलब एक व्यक्ति बहुत सारी डिग्री ले लेते हैं ना, जैसे मास्टर डिग्री होती है उनके पास, तो 2 डिग्री वो साथ में कर लेते हैं, अलग अलग डिग्री। जैसे कोई हिंदी में भी मास्टरी किए हुए है, कोई ज्योग्राफी में मास्टरी की हुई है, डबल डिग्री मास्टर डिग्री जिनके पास होती है। ठीक है, तो दोनों डिग्री की या फिर दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों जो डिसिप्लिन होते हैं, तो दोनों की नॉलेज उनके पास होती है। ओके, वह किसी शैक्षिक विषय में कभी अधिक कार्य करता है तो किसी शैक्षिक विषय में कम। मतलब 2 तो उनके पास डिग्री है, किसी विषय में उनके पास ज़्यादा नॉलेज है तो किसी विषय में उनके पास कम नॉलेज है। ओके, वह कई कार्यों को पूरा करके समुदाय में अपने ज्ञान का वितरण करता है। किसी एक व्यक्ति के लिए कई कार्य करना एक प्रकार से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक कार्य को ही ठीक प्रकार से कर सकता है। बहुविषय समुदाय अधिक विशिष्ट, कठिन और प्रभावशाली होता है। तो इनका कहना है कि जो व्यक्ति होते हैं वो एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट के प्रति बहुत सारी नॉलेज रख सकते हैं, उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, और एक ही जो सब्जेक्ट होता है या फिर एक ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक ही जो विषय होता है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज रख सकते हैं, एक ही काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम को अगर करेंगे तो नॉलेज क्या है वो डाइवर्ट होगी, अलग अलग नॉलेज आएगी माइंड में, अलग अलग नॉलेज के बारे में पता चलेगा। तो इनका कहना यही है कि बेस्ट है कि व्यक्ति के पास एक नॉलेज हो, या फिर जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति है उसके पास किसी एक ही सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें एक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में पारंगत होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि एक ही व्यक्ति ने बहुत सारे विषयों में मास्टरी हासिल की हुई है, बहुत सारी डिग्री उनके पास है अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, बहुविषयोपागम भविष्य को नवीन आकार प्रदान करने में लोगों की सहायता करता है। बहुविषय उपागम व्यक्तियों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो इस तरह से।
यहाँ से देखिए, नवीन तकनीकी के क्षेत्र में इस प्रकार के बहुविषय बहुत से व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास एक से अधिक विषय की जानकारी होती है। वे उस ज्ञान का प्रयोग करके केवल अपनी योग्यता का ही परिचित नहीं करते बल्कि चुनौतियों का भी सामना करते हैं। बहुविषय व्यक्ति प्रतिभाधनी होते हैं। विभिन्न विषयों में इस प्रकार के व्यक्तियों की अधिक मांग होती है क्योंकि वे एक से अधिक व्यक्तियों का स्थान ग्रहण करने में योग्य होते हैं। अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे विषयों की मास्टर डिग्री है, अगर उसके पास बहुत सारी डिग्री हैं कि उसने हिस्ट्री में भी मास्टरी की हुई है, उसने ज्योग्राफी में मास्टरी की हुई है और उसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टरी की हुई है, अगर वो कहीं किसी फील्ड में जाएंगे पढ़ाने के लिए कॉलेजेस में, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनके पास एक ही व्यक्ति के रूप में 3 टीचर उनको मिल जाते हैं। इसीलिए उनको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारे विषयों की जानकारी है। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर, यहाँ पर 2 डिसिप्लिन या फिर 2 या 2 से अधिक डिसिप्लिन मिलकर काम करते हैं और एक अलग ही कोई रूप निकलता है इनका, एक अलग ही डिसिप्लिन होता है, उसको कहा जाता है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे इसको। समस्त अंतःविषय प्रयासों के संघ के रूप में ट्रांस विषय के विचार किया जा सकता है, कुछ नहीं। उसके बाद है अंतःविषय टीमों में उपस्थित कई विषयों के मध्य नया ज्ञान निहित होता है, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर काम करेंगे और एक नई नॉलेज ही निकल कर आएगी उसके प्रति। ठीक है, जिसे उत्पन्न किया जा सकता है। एक ट्रांस विषय टीम एक संयंत्र है, ये सभी विषय को संबंधित करने का प्रयास करती हैं। ट्रांस विषय एक प्रकार से अन्य अंत विषयों का संघ होता है, मतलब बहुत सारे जो अन्य अलग से अपने डिसिप्लिन होते हैं उनका एक कंबाइन क्या होता है, एक संघ होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न अंत विषयों में नया ज्ञान छिपा होता है। इन विषयों की टीम के मध्य से व्यक्ति एक नए ज्ञान से परिचित होता है। यह नया ज्ञान व्यक्ति को नई रोशनी और एक नए उद्देश्य को प्रदान करता है जो अन्य विषयों से स्वतः विभिन्न रूप से लिए हुए होते हैं। तो बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर काम करते हैं और एक नई नॉलेज को निकाल कर लेकर आते हैं जो बच्चों को दी जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जिनको इंटरलेटेड करके दोनों की नॉलेज को एक साथ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैथ साइंस है, दोनों को मिलाकर एक नई नॉलेज को बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, दोनों को इंटरैक्टेड करके, दोनों को इंटरलेटेड करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया ट्रांस अध्ययन विषय के एकीकरण के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर परियोजना आधारित शिक्षण है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फर्स्ट है परियोजना आधारित शिक्षा में छात्रों को एक स्थानीय समस्या से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। कुछ स्कूल इसे समस्या आधारित शिक्षा या फिर स्थान आधारित शिक्षा भी कहते हैं। 1998 के अनुसार परियोजना आधारित शिक्षण पाठ्यक्रम योजना में 3 चरण शामिल थे। फर्स्ट है शिक्षक और छात्र हितों पाठ्यक्रम मानकों और स्थानीय संसाधनों के रूप आधार पर अध्ययन विषय चुनते हैं। सेकंड है शिक्षक यह पता लगाता है कि छात्र पहले से क्या जानते हैं और उन्हें पता लगाने के लिए सवाल उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षक छात्रों के लिए संसाधन प्रदान करता है और क्षेत्र में काम करने के लिए अवसर भी प्रदान करता है। मतलब टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानने की कोशिश करता है, उनसे क्वेश्चंस करता है और उन क्वेश्चंस के आधार पर टीचर को ये पता चलता है कि बच्चों के पास पहले से कितनी नॉलेज है। उसी नॉलेज के आधार पर नए ज्ञान की वो एक नींव रखता है और नया ज्ञान बच्चों को देता है। उसके बाद है छात्र अपने काम को एक दूसरे की गतिविधियों के साथ साझा करते हैं। छात्र अपने अन्वेषण के परिणाम प्रदर्शित करते हैं और परियोजना का मूल्यांकन करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, जो रिसर्च मेथड जो होता है, बच्चों को एक साथ काम करके बच्चों में एक तो सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। अगर किसी फील्ड में टीचर्स बच्चों को भेज रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे
जानकारी, बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे। अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलकर काम करेंगे, इससे सहयोग की भावना भी उत्पन्न होगी। और टीचर ये जानने का प्रयास करेगा कि जो काम बच्चों को दिया गया है, जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिया गया है, उससे रिलेटेड बच्चों को पहले से नॉलेज है भी या नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पाठ्यचर्या तय करना, करिकुलम को तय करना। ट्रांस अध्ययन विषय उपागम के इस प्रकार में छात्र पाठ्यक्रम के लिए आधार बनाते हैं। रेडनर ने छात्र के एक साथ एकीकृत पाठ्यक्रम पर बातचीत की है। स्प्रिंगर ने 11 वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात व्हाइटशेड कार्यक्रम पर नेतृत्व किया। इनके वर्तमान कार्यक्रम ध्वनि है। इनका जो पाठ्यक्रम है, जो इनका करिकुलम है, वो क्या है? ध्वनि के क्षेत्र में 8वीं कक्षा के क्षेत्र अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और रुचियों के क्षेत्रों के आपस में मूल्यांकन का विकास करते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी के बारे में। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये जस्ट टाइप्स बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तरीके बताए गए हैं कि ट्रांस डिसिप्लिनरी जो होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। बहुत सारी बुक में अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है यहाँ पर। तो हो सके तो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अगर कोई बुक अगर आपके पास अलग से है तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, अलग अलग आप बुक उठा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रखिए बीएड सेकेंड ईयर की भी, और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर की करना चाहें तो बीएड फर्स्ट ईयर के भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।